प्राणायाम प्राणों का लेना और छोड़ना, ये तो हम रात दिन कर रहे हैं, लेकिन किस गति से लेना है, किस गति से छोड़ना है, ये हमें जानना है, समझना है और सीखना है। गलत तरीके से प्राणायाम करने से बेनिफिट होने की बजाय ज्यादातर लोगों को नुकसान होता जा रहा है। घर में रह करके बड़ी सहजता के साथ प्राणायाम का लाभ ले सकते हैं और अपनी गंभीर बीमारियों को प्राणायाम से ठीक कर सकते हैं। जिन लोगों के शरीर में मोटापा है, चर्बी को मेल्ट करना चाहते हैं, जल्दी से वेट घटाना चाहते हैं, उनके लिए कपालभाति प्राणायाम वरदान है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विजाता जी, योग प्राणायाम आसन की सीरीज के अंदर आज हम प्राणायाम की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें आज आप हमें कौन से प्राणायाम के बारे में बताएंगी और उनके क्या लाभ हैं, साथ में ये भी बताइएगा, और उनको करने से क्या हानि हो सकती है, ये सभी कुछ हमें बताइएगा। आज सबसे पहले आप कौन सा प्राणायाम ले रही हैं? पहले तो वंदना जी प्राणायाम के बारे में ही थोड़ा बात कर लेते हैं कि प्राणायाम किसे कहते हैं और प्राणायाम करने से लाभ क्या होते हैं। प्राणायाम के विषय में योग दर्शन में चर्चा की गई है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायाम है। श्वास के गति विच्छेद को, आने और जाने के गति के विच्छेद को ही प्राणायाम कहा गया है। प्राणायाम प्राणों का लेना और छोड़ना, ये तो हम रात दिन कर रहे हैं, लेकिन किस गति से लेना है, किस गति से छोड़ना है, ये हमें जानना है, समझना है और सीखना है। योग दर्शन के अंदर 4 प्राणायामों का वर्णन है और हठ योग के अंदर 8 प्राणायामों का वर्णन है। लोगों के अंदर बहुत सारी धारणाएं होती हैं, अलग अलग विधियां होती हैं सभी की बनाई हुई। कुछ लोग बहुत फास्ट करवाते हैं प्राणायाम, कुछ बहुत मध्यम गति से करते हैं, कुछ बहुत ज्यादा स्लो करते हैं। तो कौन सी विधि उपयुक्त है, आज हम ये प्राणायाम की जो सीरीज शुरू कर रहे हैं इसमें सही तरीका जानेंगे, जिससे कि नुकसान ना हो। क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि गलत तरीके से प्राणायाम करने से बेनिफिट होने की बजाय ज्यादातर लोगों को नुकसान होता जा रहा है, क्योंकि बीपी, शुगर, थायराइड, इस तरह की परेशानियां, माइग्रेन, स्ट्रेस, ये सारी प्रॉब्लम कई बार प्राणायाम करने से बढ़ रही हैं। तो आज हम सही तरीका सीखेंगे कपालभाति प्राणायाम को करने का, कि कपालभाति करने का सही तरीका, समय और किस रोग में करना चाहिए, किस रोग में नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन प्राणायाम की महत्वता, इसका जो लाभ है, ये असंख्य होते हैं। बल्कि ये कहा जाए कि कपालभाति एक कल्प वृक्ष की तरह है। जो हमें चाहिए वो सब कपालभाति प्राणायाम से मिल जाता है, लेकिन सही विधि से, सही समय से जब करेंगे तभी इसके लाभ मिलेंगे। जितना लाभ आसनों का है उससे कई हजार गुना लाभ प्राणायाम का है, और जितना लाभ प्राणायाम का है उससे कई लाख गुना ज्यादा लाभ ध्यान का है। तो ये आसन, प्राणायाम और ध्यान तीनों की महत्वता बहुत ज्यादा है। आसनों से ज्यादा लाभ प्राणायाम का होता है। और आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हमारे पास समय नहीं होता है जिम जाने का या ज्यादा इधर उधर की एक्टिविटी करने का, आप घर में रह करके बड़ी सहजता के साथ प्राणायाम का लाभ ले सकते हैं और अपनी गंभीर बीमारियों को प्राणायाम से ठीक कर सकते हैं। तो प्राणायाम के लाभ असंख्य हैं, लेकिन गलत तरीके से करने से इससे व्याधियां भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। कहावत है, देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। इसलिए स्टार्टिंग जब आप करें तो किसी समर्थ गुरु के सानिध्य में करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। आइए शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम। सबसे पहले सीक्वेंस है हमारा एक प्राणायाम का, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, शीतली शीतकारी, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी उसी के अंदर आ जाता है, आप हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम के अंदर ही। उसके बाद भ्रामरी, उद्गीत। तो ये सारे जो प्राणायाम है, 8 प्राणायाम है, इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्राणायाम है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम को कैसे करना चाहिए? दोनों हाथों को, हथेलियों को अपनी ऊपर की तरफ रखेंगे, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी आसन में आप बैठ जाइए, किसी भी ध्यानात्मक आसन में जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकते। बैठने के बाद
बैक को, स्पाइन को हमेशा स्ट्रेट रखें। कोई भी प्राणायाम करने से पहले ये जरूर आपको ध्यान रखनी है कि आपकी बैक स्ट्रेट रहे, क्योंकि हमारा श्वास सुषुम्ना नाड़ी तक पूरा जाना चाहिए। अगर आपकी बैक ऐसे कर्व हो जाती है तो पूरा श्वास हमारा सुषुम्ना तक जा नहीं पाता है, इसलिए हमेशा बैक को स्ट्रेट रखें। हाथों को दोनों घुटनों के ऊपर रख लें, गर्दन सीधी, कमर सीधी, स्ट्रेट होकर के बैठ जाएं। जो लोग पैर मोड़ के नहीं बैठ सकें, जिनको घुटनों में दर्द है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वो चेयर पे बैठ करके भी प्राणायाम कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम, फोर्सफुली एंड एक्टिवली एक्सहेलेशन, पीसफुली एंड कामली इनहेलेशन। फोर्सफुली जोर से झटके के साथ, प्रेशर के साथ श्वास को बाहर फेंकेंगे। जब भी आप शुरुआत करेंगे, सबसे पहले शांति से बैठ करके 2-3 लंबा गहरा श्वास नाभि तक भरें और पूरा श्वास छोड़ें। 2-3 श्वास लेने और छोड़ने के बाद कपालभाति की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं तो पेट हमारा अंदर की तरफ जाता है। ठीक हो रहा है या नहीं, आप हाथ पेट पे रख के देखिए। जब आपका श्वास बाहर जाता है तो पेट भीतर जाएगा। श्वास बाहर तो पेट अंदर। बाहर निकालते हुए फोर्सफुली और एक्टिवली बस निकालने पर फोकस करना है। भीतर आते हुए श्वास बहुत धीरे से शांति के साथ भीतर आता है। इस तरह से हमें 10 श्वास धीरे धीरे करने हैं। स्टार्टिंग के जो 10 श्वास हैं बहुत धीरे धीरे होंगे, बाद के 20 श्वास तेजी के साथ होंगे और लास्ट वाले 10 श्वास फिर से धीरे धीरे होंगे। टाइमिंग होगा 1 सेकंड में एक बार। इस तरह से हमारा 40-40 के 3 राउंड बनाने हैं। ये 120 बार हुआ। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 120 बार कपालभाति जरूर करना चाहिए। असाध्य बीमारियां हैं, क्रॉनिक डिजीज है, तो उनको ये समय बढ़ा करके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक कर देना चाहिए। कपालभाति करते समय कुछ आवश्यक बातें हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, तो उनको आज मैं आपको बताती हूँ कि कपालभाति किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। कपालभाति के बारे में ये जो मैंने आपको अभी प्राणायाम करके दिखाया था, इसको करने से पहले थोड़ा वार्म अप करना चाहिए। ये बात मैंने अपनी आसनों की वीडियो में भी बताई थी कि जब भी आप आसन करते हैं, हल्का सा जॉगिंग कर ले पहले। सुबह आप उठे, सुबह खुली हवाएं, ताजा हवाएं, थोड़ी देर तेजी से ब्रिस्क वॉकिंग करें, या अगर जो समर्थ लोग हैं वो थोड़ा सा जॉगिंग कर लें। लाइट जॉगिंग करने के बाद आप धीरे से बैठ जाएं, आसन करें। पहले अभ्यास होगा जॉगिंग का, फिर उसके बाद आसनों का अभ्यास होगा। आसनों के अभ्यास के बाद आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। अदरवाइज आप कपालभाति, अनुलोम विलोम को आसन करने से पहले भी कर सकते हैं। कई बार ये प्रश्न होता है कि प्राणायाम का अभ्यास हम बाद में करें या पहले करें आसनों के, तो उसका यही है उत्तर कि थोड़ा थोड़ा प्राणायाम आप पहले भी कर सकते हैं, थोड़ा प्राणायाम बाद में भी कर सकते हैं। ज्यादा लाभ होगा बाद में करने से। आसनों के बाद अगर आप प्राणायाम करेंगे तो लाभ ज्यादा होता है उसका। कपालभाति प्राणायाम जब हम करते हैं तो धीरे से श्वास को बाहर फेंकना है। स्टार्टिंग जब भी अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो बहुत ही धीरे धीरे करें, फिर धीरे धीरे बाद वाले जो श्वास हैं तेजी के साथ करें, लास्ट वाले 10 श्वास हैं फिर से धीरे धीरे करें। तो ये 40 बार हमें एक राउंड हो गया, 40-40 के 3 राउंड, 120 बार। जिन लोगों के शरीर में मोटापा है, चर्बी को मेल्ट करना चाहते हैं, जल्दी से वेट घटाना चाहते हैं, उनके लिए कपालभाति प्राणायाम वरदान है। जिनको कफ कोल्ड रहता है, नजला जुकाम रहता है, जल्दी जल्दी सर्दी होती रहती है, उनके लिए कपालभाति प्राणायाम वरदान है। जिनको पेट से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ है, पेट की प्रॉब्लम है, अनडाइजेशन है, लीवर की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, किडनी की प्रॉब्लम है, यूट्रस की प्रॉब्लम है, पेट के सारे रोगों के लिए कपालभाति हमारे डाइजेशन को ठीक करता है। कपालभाति प्राणायाम इतना अच्छा है, अगर इसको कल्प वृक्ष कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती, क्योंकि कपालभाति करने से, कपालभाति का अर्थ है कपाल माथे माने माथा और भाति माने सूर्य,
जिससे माथा आपका सूर्य की भांति चमकदार हो जाए। कपालभाति करने से सिर से लेके पैर तक सारे रोग हमारे ठीक होते हैं। बालों का झड़ना हो, आईसाइट की प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चेस्ट में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या हमारे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे हमारे रक्त विकार हो, खून को साफ करता है कपालभाति। रक्त में रक्त का संचरण, ब्लड सर्कुलेशन हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। तो कपालभाति के असंख्य लाभ हैं, बहुत सारे रोगों में ये काम आता है, लेकिन इसमें सावधानियां भी अगर आप नहीं रखेंगे तो कपालभाति के हमें नुकसान हो सकते हैं। जैसे कपालभाति हमेशा खाली पेट करना चाहिए। सुबह जब धूप नहीं निकले, छाया में हमें कपालभाति करना चाहिए। जब सूर्य निकले उससे पहले हमें कपालभाति कर लेना चाहिए, क्योंकि सूरज निकल जाता है, धूप बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है और हमारे शरीर में भी पित्त प्रकृति बढ़ने लग जाती है। और जब हम कपालभाति करते हैं तो पित्त बढ़ने लग जाता है, तो धीरे धीरे हीट बनने शुरू हो जाएगी शरीर के अंदर। इसलिए कोशिश ये करें कि सुबह जब हमारा ठंडा मौसम हो उस समय कपालभाति करें। ज्यादा ठंड का मौसम है, सर्दियां आ रही हैं अभी आगे आगे, तो आपको रूम को हल्की सी खिड़कियां दरवाजे खोल करके कमरे के अंदर बैठ करके कर लें। और जब मौसम अच्छा हो, बसंत ऋतु हो, तो बाहर बैठ के करें, पीपल के पेड़ के नीचे, हरी भरी वादियों के अंदर, चारों तरफ हरियाली के अंदर। धूल धुआं पॉल्यूशन में अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हमें लाभ की बजाय हानियां होना शुरू हो जाती हैं। बंद कमरों के अंदर कपालभाति करते हैं तो हमें लाभ की बजाय हानियां होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए ध्यान रखें आपके चारों तरफ का वातावरण स्वच्छ हो, साफ हो, सुंदर हो, क्योंकि प्राणायाम बहुत ज्यादा लाभ देता है अगर हम उसको सावधानी के साथ करते हैं। जिनको कार्डियक की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको कपालभाति नहीं करना चाहिए। जिनको मिर्गी आती हो उनको कपालभाति नहीं करना चाहिए। जिनको गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम है, हर्निया की प्रॉब्लम है, उनको कपालभाति सावधानी से या बहुत धीरे धीरे करना चाहिए। हर्निया वाले लोग और गैस्ट्रिक अल्सर वाले लोग, हार्ट हाई बीपी से और हमारा मिर्गी रोग से संबंधित लोग हैं जो, ये उचित मार्गदर्शन में करेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो लाभ होगा। अदरवाइज देख करके हमने भी शुरू कर दिया करना और उनको प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ जाती है। जब हम कपालभाति कई लोग बहुत तेजी से करते हैं, मैं देखती हूँ मोस्टली लोग बड़ा फास्ट करते हैं इस तरह से, ये गलत है। 1 सेकंड में एक बार, जो समय है इसका वो 1 सेकंड में एक बार होना चाहिए। 1 सेकंड में 2 बार कर लेते हैं मोस्टली लोग, ज्यादा फास्ट कर लेते हैं। इससे जिनका बीपी बढ़ा हुआ है उनका बीपी बढ़ जाएगा, जिनको तनाव कम था वो तनाव भी बढ़ जाएगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, धीरे धीरे हमारा सिस्टम पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए प्राणायाम किया तो था स्वास्थ्य पाने के लिए, लेकिन जब प्राणायाम को गलत तरीके से किया तो उसकी हमें हानियां होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए उचित मार्गदर्शन में करें, उचित सलाह से करें और अपने रोग के अकॉर्डिंग करें। जिनको कमर दर्द है, सीवियर बैक पेन है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो पहले स्टार्टिंग में पेट पे हल्की सी बेल्ट लगा लें। हर्निया की प्रॉब्लम जिनको होती है उनको भी बेल्ट लगा के करना चाहिए, जिससे कि बैक आपकी स्ट्रेट रहे। और ज्यादा फास्ट नहीं करना। जिनको बैक में पेन रहता है उनको कपालभाति प्राणायाम धीरे धीरे करना, सहजता के साथ करेंगे तो लाभ मिलेगा। गति आपकी मध्यम होनी चाहिए, मध्यम गति से करेंगे। स्टार्टिंग के 10 राउंड जब आप करेंगे तो आपकी आवाज बस हल्की सी आपके कान को सुनाई दे, दूसरे व्यक्ति को सुनाई ना दे। बीच वाले जो 20 राउंड आप करेंगे वो दूसरे व्यक्ति को आपकी आवाज सुनाई दे, इतना तेज होना चाहिए। लास्ट वाले 10 फिर से धीरे धीरे करें। इस तरह से 120 बार नॉर्मल व्यक्ति के लिए, जिसको कोई डिजीज है, रोग है, वो 300 बार से लेकर के 600 और 900 बार तक भी कर सकते हैं। 15 मिनट का कपालभाति आप प्रतिदिन कर सकते हैं। अगर आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, अगर आपका फैटी लीवर है, अगर आपको कोई खांसी की या रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, तब अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हो और आप इसका अभ्यास ज्यादा करेंगे, मान लीजिए कपालभाति हमने ज्यादा कर लिया तो आपका वेट घटना शुरू हो जाएगा और वेट घटते घटते आप कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो लोग कपालभाति कर रहे हैं और ऑलरेडी पहले दुबले पतले हैं, तो उनको अपनी डाइट बढ़ानी चाहिए, उनको अपने खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए। उसमें पौष्टिक
ड्राई फ्रूट्स, केला, बादाम, दूध ऐसी चीजें ऐड करना चाहिए। और जो लोग घटाना चाहते हैं वेट, वो कपालभाति के साथ साथ अपनी डाइट को धीरे धीरे घटाएं। फल, सब्जियां, जूस पे आ जाएं, अपने डाइट से अन्न बंद कर दें और धीरे धीरे उनका वेट घटना शुरू हो जाता है। लेकिन जो ऑलरेडी बहुत पतले लोग होते हैं, मैंने देखा कई लोगों को, बोलते हैं जी घट रहा है वेट, बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो उसके पीछे जब हम उनसे पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम कपालभाति इतने इतने टाइम तक करते हैं, 2-2 हजार तक कर लेते हैं। तो इतना ज्यादा लंबे समय तक आप कपालभाति करेंगे और डाइट कम खाएंगे, तो आपका वेट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, शरीर के अंदर से मांस हमारा कम होना लग जाता है। आजकल लोग मोस्टली वेट कम करने के लिए ही प्राणायाम आसन कर रहे हैं, लेकिन अति दुबलापन भी बहुत अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए अति दुबलापन भी ठीक नहीं है, उससे आपको बॉडी में वीकनेस फील होगी, एनीमिया हो जाएगा, बॉडी में खून की कमी हो जाएगी, हड्डियां वीक हो जाती हैं। इसलिए अपनी सही डाइट का, बैलेंस डाइट का, योगाभ्यास के साथ अगर ध्यान रखेंगे, तो आसन प्राणायाम से आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी पूर्वक करना है हर प्राणायाम। योग आसन प्राणायाम करने के कितनी देर बाद कुछ खाना पीना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है वंदना जी। कम से कम आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में आपने कुछ भी खाया पिया नहीं हो, ऐसा ध्यान होना चाहिए। और जब हम आसन प्राणायाम करने के बाद एकदम से जाकर के हाथ धो लेते हैं या नहा लेते हैं, ये भी गलत होता है, क्योंकि बॉडी हीट हो चुकी होती है, हमारी गर्म हो जाती है। तो कम से कम आपको आधे घंटे का रेस्ट देना चाहिए बॉडी को। उसके बाद ही कुछ खाना पीना, नहाना, जो भी आपको क्रियाएं करनी है बाद में करना है। लेकिन जब आप आसन प्राणायाम करते हो, उसके बाद आपको यूरिन जाना जरूर चाहिए। आपको टॉयलेट के लिए, लघु शंका के लिए जरूर जाना चाहिए, जिससे आपके बॉडी के पूरे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं यूरिन के थ्रू। इसलिए तुरंत बाद नहाना और खाना वर्जित होता है, कम से कम आधे घंटे तक। इसके अलावा ऐसी कोई चीज है जिसको जरूर खाना चाहिए? मतलब खाने पीने में ऐसा क्या है जिसे इसके बाद में खाना जरूरी होता है? पौष्टिक भोजन, सप्राण भोजन और जीवित भोजन। मुर्दा भोजन खा करके आप आसन प्राणायाम करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। मुर्दा भोजन जिसको आपने पका दिया, जिसको हमने प्रिजर्व कर दिया, मैगी, सॉस, बर्गर, पिज्जा, पराठे, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, ये सब हमारा डेड फूड है। हमें सप्राण भोजन खाना है। अगर आप आसन प्राणायाम के साथ साथ स्प्राउट्स का यूज करते हैं, जूस पीते हैं और फलाहार करते हैं, कच्ची सब्जियां खाते हैं, तो आपको विशेष रूप से लाभ होता है आसन प्राणायाम का। इसलिए कोशिश कीजिए अपनी डाइट में 80% एल्कलाइन या कच्चा फूड, रॉ मटेरियल यूज करें और 20% पका हुआ या अन्न यूज करें। तो इतना रेशियो अगर हम बनाएंगे तो हमें आसन प्राणायाम का लाभ दुगना तिगुना 4 गुना होना शुरू हो जाता है। लेकिन साथ साथ हम पराठे, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, बाहर का भोजन खाते रहते हैं, तो हमें लाभ कम मिलता है और कई बार तो नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि हमारी पाचन प्रणाली बहुत अच्छी हो जाती है आसन प्राणायाम करने से, डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। आप उलट पुलट खाते जाते हैं। कई बार मैंने योगियों को देखा है कि वो सब कुछ खाते पीते हैं, कहते हैं जी हम तो नॉनवेज भी खा लेते हैं, आसन इतना बढ़िया जबरदस्त आपने बता रखा है, प्राणायाम करते हैं, सब कुछ डाइजेस्ट हो रहा है। उस समय तो डाइजेस्ट हो रहा होता है, लेकिन काफी लंबे टाइम बाद पता चलता है। अभी जो मैं आपको आसन प्राणायाम की विधि सिखा रही हूँ, कई लोग गलत विधि से भी करते रहते हैं। पार्कों में लोग इसी तरह से गलत विधि से कर रहे हैं आसनों को, प्राणायाम को। तो उससे एकदम से नुकसान नहीं होता है कि आज हमने गलत प्राणायाम किया, आज ही हमें नुकसान हो गया। हो सकता है आप अगर स्वस्थ व्यक्ति हो तो आपको कोई नुकसान नहीं भी हो गलत तरीके से भी करने से। लेकिन अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम चल रही है और फिर आपने गलत तरीके से कर लिया, तो आपका मर्ज धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसीलिए जो स्वस्थ लोग हैं उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, वो गड़बड़ भी करते रहते हैं काफी लंबे टाइम तक, उनको पता नहीं चलता है कि हम खाने पीने में गलत खा रहे थे। लेकिन कुछ टाइम बाद आपको धीरे धीरे नुकसान पता चल जाता है, धीरे धीरे हमारा सिर में गर्मी चढ़नी शुरू हो जाती है, बॉडी में हीट क्रिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान रखें कि हमेशा प्राणायाम आसन खाली पेट करें। पेट आपका खाली हो गया हो, सुबह के समय ज्यादा करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, शाम को भी करें तो ठंडे वातावरण में करें, गर्मी के अंदर बैठ करके ना करें। सुबह उठ करके पेट साफ हो जाए, कब्ज ना रहे, आप
बाहर का उल्टा सीधा कचौड़ियाँ पकौड़ियाँ खाएंगे, आपका पेट डिस्टर्ब रहेगा। उसके बाद जब प्राणायाम आसन करते हैं तो गैस सिर की तरफ जाती है और चक्कर आना शुरू हो जाता है। कई बार मैं देखती हूँ लोग प्राणायाम करते हुए सिर में भारीपन महसूस करते हैं, या ऐसा लगता है जैसे एसिडिटी बन रही है, उनको गले के अंदर जलन होती है, छाती में जलन होती है। गंदी वायु को बाहर निकालता है। कपालभाति प्राणायाम से हमारे फेफड़ों की गंदी वायु बाहर निकल जाती है। रात भर की बनी हुई जो गंदी वायु थी, जब हमने कपालभाति किया इस तरह से, तो ये बाहर निकलना शुरू हो जाती है। हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। उन 4 चैम्बर में से एक ही चैम्बर को हम क्लीन करते हैं जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। जब हम कपालभाति करते हैं तो बाकी के 3 चैम्बर भी पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए कपालभाति प्राणायाम जब हम करेंगे और आपको एसिडिटी बनी हुई है तो आपको और ज्यादा यहाँ पे जलन महसूस हो जाएगी, एसिड ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। उस टाइम आपको वायु को बाहर निकालने दें, कुंजल करके पहले एसिड को बाहर निकालें, उसके बाद कपालभाति प्राणायाम करें। तो इसलिए खान पान का, अपने दिनचर्या का विशेष रूप से ध्यान रखें आसन प्राणायाम करते हुए। कई लोग 2 दिन करते हैं और उसके बाद बीच में गैप डाल देते हैं, तो ऐसे में आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? नियमितता, रेगुलरिटी, ये सबसे पहली आवश्यकता है योग की, कि आप रेगुलरिटी से करें। एक दिन करते हैं, 4 दिन छोड़ देते हैं, इसको हीन योग कहा जाता है, जिसमें हम मिथ्या योग का नाम भी लेते हैं कि हम सिर्फ दिखावा करते हैं करने का। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। सही समय पे और प्रतिदिन एक ही समय पर नियमितता के साथ, रेगुलरिटी के साथ हमें योग प्राणायाम करना चाहिए। और जब आप सही समय पे रोज प्रतिदिन करेंगे तो उसका लाभ हमें बहुत ज्यादा मिलता है। एक दिन 2 दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन किया, ऐसा ही हाल हो गया कि नो आसन तो नो राशन। खाना तो चाहिए रोज, लेकिन आसन करते नहीं है। कई कई दिन हो जाते हैं, एक दिन कर लिया, 4 दिन फिर छुट्टियां कर ली। तो इसलिए इसमें छुट्टी नहीं, हॉलीडे नहीं होना चाहिए। प्राणायाम को रेगुलरिटी के साथ करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होता है। विजेता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी, धन्यवाद आपका भी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।